सो वेलकम बैक अगेन इन सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि वफाकी काबीना की जानिब से मईशत की बहाली के हवाले से जो तामीराती इंडस्ट्री के लिए 2 रोज़ कबल ऑर्डिनेंस मंजूर किया गया था, इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के जो कम लागत वाले घर हैं उसके लिए 90% तक टैक्स छूट दे दी गई है। इसके अलावा अगर सीमेंट की बात की जाए, स्टील की बात की जाए और जो दीगर मटीरियल इसमें लगेगा उसमें भी विद होल्डिंग टैक्स को ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं कि इसके असरात क्या होंगे और क्या वाकई हकीकी मायनों में इसका फ़ायदा आवाम तक पहुंचेगा। बात करते हैं, शकील रामे साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर मुआशियात हैं। उसके साथ साथ मुझे अब्दुल रहमान साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो कि वाइस चेयरमैन आबाद हैं, कराची में मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले शकील रामे साहब, ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, जो टैक्स छूट दे दी गई है और ये कहा गया है कि नहीं पूछा जाएगा, दूसरी तरफ जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो बड़ी बातें यही हुई थी कि जो किसी को भी टैक्स छूट नहीं दी जाएगी, तो जो लोग टैक्स पे करते रहे उनके लिए डिस्करेजमेंट नहीं होगी? जी बिल्कुल, ये बात एक तरफ तो गवर्नमेंट का क्लेम दिखे, वो कह रहे हैं जी कि हम क्या कहते हैं कि एक्टिविटीज़ को, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जो बिजनेस एक्टिविटी है, उसको रिवाइव करना चाहते हैं, मगर उसके लिए कुछ बेटर प्लान्स और भी हो सकते हैं, मगर बिल्कुल छूट दिए जाना हर चीज़ पे, टैक्स पे, तो ये एक वाइज स्ट्रेटेजी नहीं होगी, क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में भी हैं। IMF जो है कि वो ऑलरेडी हमें ये कह रहा है कि अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाएं। आपको याद होगा जब लास्ट टाइम ये डिस्कशन हो रही थी पाकिस्तान के साथ IMF की, तो उसमें रेवेन्यूज़ पे काफ़ी देर तक क्या कहते हैं उसका चलता रहा, डेडलॉक चलता रहा। अल्टीमेटली जब फिर ऑयल प्राइसेस कम हुई थी तो पाकिस्तान के पास कुछ क्वेश्चन आया था जिसका पाकिस्तान के रेवेन्यू बढ़े थे, तो उसके बाद हमें एग्रीमेंट देखने को मिला था। तो एक तरफ तो ये देखें, हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो ठीक है, मगर जब उसकी बात करते हैं कि हमारे ओवरऑल रेवेन्यूज पे क्या असर पड़ेगा, उसके लिए हमें कैलकुलेशंस करके रखनी चाहिए, क्योंकि ना लॉन्ग रन हमें रेवेन्यू चाहिए गवर्नमेंट चलाने के लिए। और ऑलरेडी जो हमारा यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट है या फिजिकल डेफिसिट है, दूसरे किस्म के डेफिसिट हम ऑलरेडी देख रहे हैं, और मजीद उस पर अगर हम इस तरह रिलीफ देते गए तो हो सकता है कि हम इस पर जरा अगर टैक्स छूट ना देते तो इस वक्त और क्या ऑप्शंस थे, क्योंकि हुकूमत ने यही कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है हमें अपने सेक्टर्स को जो है खड़ा करना है, मईशत को सपोर्ट करना है, तो इसके अलावा क्या ऑप्शन था अगर ये ना होता तो? देखिए, इसमें आप प्राइवेट सेक्टर को भी एंगेज कर सकते थे, बैंकिंग सेक्टर को भी एंगेज कर सकते थे कि इंटरेस्ट फ्री लोन दे। जब इंटरेस्ट फ्री लोन की बात करते हैं तो उसमें देखिए वो विन विन सिचुएशन, उसमें आप प्रॉफिट मार्जिन पे चलें। अब देखिए हमें नए इकोनॉमिक मॉडल्स की तरफ जाना है। अब जो कि जिनके इंटरेस्ट बेस्ड मॉडल था वो इतना हमें कि पे बैक नहीं कर रहा है, अब बल्कि उसके जाने की अगर हम देखें हम पूरी दुनिया में तो उस पर क्या कहते हैं कि इसके नेगेटिव इंपैक्ट ज़रा आते हैं, स्पेशली इक्वालिटी पे, माशरे में हैव और हैव नॉट्स का ज़रा क्या कहते फर्क बढ़ता जाता है। अब गवर्नमेंट इस पर कर सकती थी, हमें एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया, अगर उन्हें बात ही करनी है तो वो कहती पार्टनरशिप मॉडल इंट्रोड्यूस करिए, आप इंटरेस्ट को फ्री कर दें कि जहाँ जिससे प्रॉफिट होगा वो आपको पे बैक करेगा। दूसरी बात यह कि जो क्या कहते हैं कि लो कास्ट हाउसिंग जो है कि जहाँ ये क्या कहते हैं कि गरीब तबके के लिए हम घर बना रहे हैं, वो तो समझ नहीं आती कौन सा गरीब ऐसा होगा जो 50 लाख का घर खरीद सकेगा। यहाँ पर रोटी जब यानी कि अभी लॉकडाउन की बातें हो रही थी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार ये कहा कि हम पूरा लॉकडाउन नहीं कर सकते, 25% हमारी जो आबादी है वो गुर्बत के नीचे है, जिनको हमें खाने के भी यानी कि खाने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। और इस पूरे सिनेरियो में मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सा गरीब होगा कि जिसको आप 50 लाख का घर बेच सकते होंगे। ठीक है, बिल्कुल, बात तो ये भी सही है। अब ये जो तामीराती इंडस्ट्री के लिए 2 रोज़ कबल मंजूर होने वाला ऑर्डिनेंस है, अब्दुल रहमान साहब आप इसे कैसे देख रहे हैं, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, इम्पैक्ट क्या होगा इसका ओवरऑल? देखिए, ये जैसे मेरे दोस्त ने फरमाया कि मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं था या इस नौइयत की कोई चीज़ करनी इकानमी के लिए को बूस्ट करने के लिए दूसरे इक़दाम भी किए जा सकते थे, लेकिन मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि अमेरिका में भी अगर देखा जाए तो देखिए जब जिस वक्त सारी डेवलपमेंट हुई, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रिजेज़ और तमाम चीज़ें बनी हैं, जो मेजर हाईवेज़ उनकी बनी हैं, तो उस वक्त उन्होंने भी टैक्स छूट और ये तमाम चीज़ें दी और देने के बाद ही वो डेवलपमेंट हुए। एक और पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि देखिए जब इस नौइयत की वर्ल्ड वाइड एक प्रॉब्लम या बहुत बड़ा इशू खड़ा होता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत छोटे कंट्रीज़, बहुत छोटी इकानमीज़ को फलने फूलने का मौका भी मिलता है, तो इसका इम्पैक्ट दूरस है लॉन्ग टर्म में। मेरा थोड़ा सा यहाँ पे एक एहतियाती मशवरा ये था या मेरी राय ये है कि देखें जैसे कारोबार में, सियासत में या स्पोर्ट्स में टाइमिंग की बड़ी अहमियत होती है, तो मैं समझता हूँ कि टाइमिंग वाइज ये जो पैकेज आया है, तो अब इसमें कुछ मजबूरियाँ मानी थी जिसमें वर्ल्ड बैंक और IMF और FATF शायद इसके ऊपर अग्री नहीं कर रहे थे पहले, लेकिन इन हालात के अंदर शायद उनको
ऑन बोर्ड लेना आसान हुआ तो ये इन्होंने अनाउंस किया। तो अगर हम इसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इमरान खान साहब की मकबूलियत में एक दिन के अंदर इजाफा हुआ इस ऐलान के बाद, ठीक है ना। तो वो तो उनके हिसाब से टाइमिंग बहुत बेहतर थी, मगर इस पर्टिकुलर पैकेज के जो बेनिफिट्स हैं उनको हासिल करने के लिए जो कुछ करना होगा वो लॉकडाउन में पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात ये कि ये टाइम बाउंड है। टाइम बाउंड ये है कि दिसंबर 2020 से पहले ये इन्वेस्टमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक बड़ी आम सी बात कहता हूँ कि मैं आज चाहूँ कि मैं इस पैकेज का फ़ायदा उठाते हुए कोई प्रॉपर्टी ख़रीदूँ और ख़रीदने के बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करूँ तो उसको मुझे अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस बंद हैं सिंध गवर्नमेंट में, पंजाब गवर्नमेंट में आई डोंट नो खुले हुए हैं कि नहीं खुले, लेकिन सिंध गवर्नमेंट में तो ये है कि रजिस्ट्रार ऑफिस बंद हैं। हम अपनी ज़मीन की या अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा सकता। तो देखिए बात यह है कि जब तक आज़ादाना अपना ये आपकी कारोबारी सरगर्मियाँ नहीं शुरू होंगी उस वक्त इसका कोई मस्बत नतीजा नहीं आएगा। तो अभी ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको कितना फ़ायदा होगा ये जो फैसला लिया गया इसके बाद, और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो इसकी वजह से जो है ना वो हमें देखेगा कि उसमें बेहतरी आएगी या उसकी वजह से लोगों को रोज़गार मिलेगा? देखें बुनियादी तौर पर बहुत सारे दोस्त हमारे मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर मेरी बात हुई तो उनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर। जैसे रियल इस्टेट वाले ये कहते हैं कि हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो अगर उनको नहीं मिला और वो उसमें हमसे चाहते हैं कि हम उनको कोऑपरेट करें तो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन बात यह है कि ओवरऑल जब ये एक्टिविटी शुरू होगी ना उसमें रियल इस्टेट एजेंट को भी फ़ायदा होगा, इसमें ख़रीदार को भी फ़ायदा होगा। वो आदमी जिसने मकान ख़रीदा हुआ है या जो मकान पहली बार ख़रीदना चाहता है उससे सोच नहीं पूछ जाएगी। जिसके पास है, अगर वालिद का दिया हुआ मकान है, कोई आदमी आज उसको बेचता है उसके वालिदैन के ज़माने का और दो फैमिलियाँ हो जाती हैं, दो भाई अलग-अलग घरों में जाना चाहते हैं तो उनको गेन टैक्स नहीं पे करना, तो ये तो फ़ायदा आम आदमी को है। दूसरी बात है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है कि जब कॉस्ट हमारे ऊपर इनकर की जाती है कोई, फॉर एग्जांपल हम विद होल्डिंग टैक्स काट रहे थे, ये काट रहे थे, वो काट रहे थे और जीएसटी दे रहे थे, तो ऑब्वियसली वो अगर हम पे से ख़त्म की गई है तो वो ऑब्वियसली बेनिफिट करेगा परचेजर को। सही है। हमें फ़ायदा जो हुआ है, हमारा फ़ायदा बुनियादी ये है कि हमें एज ए इंडस्ट्री एक्सेप्ट कर लिया गया, जो हमारी बड़ा देरीना मुतालबा था। और ये दुनिया में इंडस्ट्री एक्सेप्ट की जाती है सारी दुनिया के अंदर, नॉट सिर्फ पाकिस्तान में अब तक ऐसा नहीं था। वक्तन फ़वक्तन वादे वईद बहुत हुए, लेकिन इंडस्ट्री का दर्जा तो इम्पैक्ट ही आएगा। तो अब ये जो इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया शकील रामेद साहब और दुनिया भर में भी इसको एक्सेप्ट किया जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि ये फैसला किस हद तक दुरुस्त है और क्या इसे पहले हो जाना चाहिए था, या इस सिचुएशन में आप इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये फैसला तो बहुत अच्छा है कि यानी कि कंस्ट्रक्शन को स्मॉल शोबा तो है नहीं है कि जिसको आप इंडस्ट्री के स्टेटस से बाहर रखें। इसके जाहिर बात है कि हमें दूरस्थ नताइज नजर आएंगे। मगर यहाँ पर एक दो चीजें जो मेरे भी भाई फरमा रहे थे कि अमेरिका की मिसाल दे रहे थे, उनके जो कि यानी कैनेडी रोड बना था, यहाँ उनकी जो बड़ी बड़ी शाहराहें बनी थी वो गवर्नमेंट के एक्सपेंस से बनी थी ज्यादातर, और वो PSDP जो उनका SDP डेवलपमेंट जो फंड होता है उससे वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आई थी। वो इस तरह की प्राइवेट की तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं थी जिसकी वजह से वो हुआ था। यहाँ पर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, हमें देखना पड़ेगा कि इसकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जब हम बात करते हैं ना कि गरीब आदमी के लिए इसके बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्या आप ये तो नहीं कह रहे कि इनके पीनट्स गरीब को दे के आप जो बड़े बिल्डर्स हैं उनके लिए कोई रास्ता हमवार कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप उनको रिलैक्सेशन देनी है तो आप उसको इंटरेस्ट माफ करें, यानी कि उसका जितनी भी वो कंस्ट्रक्शन करता है उस पर जो कर्ज लेता है उसको इंटरेस्ट फ्री कर दें और उसको देखें फिर आपके साथ पार्टनरशिप्स का मॉडल कैसे चलता है। तीसरी बात यह है कि आपने देखना कि अल्टीमेट हम बात करते हैं कि इसके साथ ऑलमोस्ट 34 इंडस्ट्रीज अफिलिएटेड हैं। अब मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि ये जो पूरी टैक्स छूट आएगी ये सिर्फ क्या बिल्डर को मिलेगी कि या जितनी इंडस्ट्री है उसको भी मिलेगी। मतलब अगर कोई यानी कि इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, क्या ये इन्वेस्टमेंट है, ये छूट उसको भी मिलेगी? जो वाटर सप्लाई करेगा और कंस्ट्रक्शन की उसको भी मिलेगी? जो मुख्तलिफ किस्म यानी कि 34 किस्म के इंडस्ट्री की बात करते हैं, क्या सबको ये छूट मिलेगी या सिर्फ ये जो एंड प्रोडक्ट है? मतलब जिस क्वेश्चन है अब्दुर्रहमान साहब, जिसमें अभी भी एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा होनी है। और आप क्या समझ रहे हैं कि जो विल्ड होल्डिंग टैक्स है समय पर और दीगर चीजों के ऊपर, स्टील वगैरह के ऊपर, उसको भी कम किया गया, तो इससे अखराजात में कमी होगी? यकीनी सी बात है कि कॉस्ट सेविंग तो होगी इससे। सवाल ये कि जैसे मेरे दोस्त ने फरमाया ना, बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर हैं। अभी देखिए, वैसे भी हमारे पास ना जो प्रपोज ड्राफ्ट था उसकी कॉपी तो मौजूद है, अभी तक साइंड कॉपी, एग्जीक्यूटेड कॉपी बाय प्रेसिडेंट अभी तक नहीं आई है। ठीक है ना? अच्छा, होता क्या है कि आपके इल्म में है कि एक प्रपोज ड्राफ्ट जाता है, फिर वो लीगल से वेट होता है, तमाम चीज़ें, तो हो सकता है मामूली एडजस्टमेंट्स उसमें हो। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि एक बड़ी पिक्चर आ गई सामने, अब इसकी जो डिटेल्स हैं वो तय होना अभी बाकी है। ठीक है ना? वो डिटेल्स आने के बाद ये पता चलेगा कि ये
हमारे सप्लायर्स के ऊपर और किन किन के ऊपर कौन कौन लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठा पाएंगे। जहाँ तक ये सवाल था कि 50 लाख का घर कौन खरीदेगा, तो देखिए बात ये पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, हमारे तो कैश ट्रांजैक्शन का सिलसिला था। हम यहाँ पे बैंकों को इस बात पे राज़ी नहीं कर पा रहे थे कि बैंक फाइनेंसिंग करें मकानों के लिए। एक HBFC था, HBFC भी अब उतना सरगर्म और इतना एक्टिव नहीं रहा, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैंकों के साथ एक डील निगोशिएट की जिसमें बैंक 20 साल के लिए लोन देंगे उन अफराद को जो अफराद लो कॉस्ट हाउसिंग में क्वालिफाई करेंगे, खरीदेंगे। तो ऑब्वियसली वो 50 लाख तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वही जो तरीक़ेकार सारी दुनिया में राइज है कि वो जो परसेंटेज 10, 20, 25% जो वो दे सकेंगे डाउन, और बाकी जो है वो बैंक्स बाउंड होंगे इस बात के ऊपर कि बैंक्स उनको फाइनेंस करेंगे फॉर 20 ईयर्स। तो 20 साल के ऊपर जब वो उनको फाइनेंस करेंगे तो महीने की उनकी छोटी, जैसे मॉर्गेज सिस्टम पूरी दुनिया में, उसके लिए बैंकों को रजामंद करने के लिए मसला ये था कि हमारे यहाँ फोरक्लोजर लॉज नहीं थे। हमारे यहाँ वो लॉ नहीं थे जैसे अमेरिका में, अगर कोई आदमी अपने मकान की मॉर्गेज नहीं पे कर पा रहा या नहीं कर रहा तो उस सूरत में वो उसको रिपोसेस कर लेते थे। तो ये लॉज भी बना दिए गए हैं, सही है, ठीक है ना। ये लॉज बनने के बाद अब बैंकों को ऑन बोर्ड लेने के लिए ये भी क्या कि अगर कोई बैंक इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यानी कि लो कॉस्ट हाउसिंग को अगर फाइनेंस करेगा तो उनको भी टैक्स में रिलीफ मिलेगा, ठीक है ना। तो ये ऑब्वियसली देखें इसमें सबसे बड़ा फायदा एंड यूजर का है। और जो वज़ीर आज़म साहब का ये विजन कि 50 लाख मकान बनाने हैं उन लोगों के लिए बनाने हैं जो मकान अफोर्ड नहीं कर सकते, लो इनकम फैमिलीज हैं, उनको इससे यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, तो शकील आमिर साहब, ये अब घर बन जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ होता है कि बहुत सारी हाउसिंग स्कीम्स आई लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर नहीं रखा गया। और इस सूरत हाल के बाद जो कोरोना पेंडेमिक है, जहाँ रोजगार की शदीद किल्लत होती जा रही है, लोग परेशान हैं, इकॉनमी की सूरत हाल ख़राब है, तो उसमें लोग ये घर खरीदेंगे या उसमें इंटरेस्ट रखेंगे? और फिर दूसरी बात है, हम ये कैसे यकीनी बनाएंगे कि ये गरीबों तक ही घर पहुंचे, ये कैसे करना होगा? देखिए, आप मुझे ये 2-3 चीजें मैं यहाँ करना चाहूंगा। पहली बात तो यह कि ये डिफाइन करना पड़ेगा कि हाउसिंग के लिए गरीब किसको ये डिक्लेयर करते हैं, यानी कि उसकी कितनी इनकम होगी तो वो गरीब क्वालिफाई करेगा घर खरीदने के लिए। अब जो ये बात कर रहे हैं कि यानी कि हम बात करेंगे जो 50,000 या 1 लाख रुपया कमाता है वो बंदा भी ये गाड़ी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि महीने का इतना यानी इसका ये किस्त पे कर सके। जो मॉर्गेज की बात कर रहे हैं, आप अगर इसको याद रखें कि अमेरिका में जब ये रिसेंट हुआ था, जो 2007-8 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जिसने पूरे का पूरे अमेरिकन सिस्टम को हिलाया था, बल्कि पूरी दुनिया के सिस्टम को हिला दिया था, वो मॉर्गेज से ही शुरू हुआ था। यहाँ पर लोगों ने क्या किया था, जिनकी इनकम नहीं भी तो उसको उन्होंने जिस तरह हमारे भी बात हो रही, गरीब करके यानी कि लो हाउसिंग उनको घर देने शुरू करेंगे तो रीपे करेंगे, करने के बाद उस पर लोन, ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम है। अब क्या हमने उस सिस्टम को मद्देनजर रखा हुआ है कि अगर हम अमेरिका की मिसाल देते हैं कि जो उनकी हिस्ट्री का यानी 1930 के बाद वर्स्ट किस्म का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था वो इस मॉर्गेज की वजह से ही आया था, क्या हमने उसको मद्देनजर रखा हुआ है कि हमने उसको कैसे अवॉइड करना है? अब जारी बात है, बैंक की जब हम बात करते हैं तो बैंक उसी को कर्जा देगा जिसको नजर आ रहा होगा बैंक को कि ये प्री पे कर सकता है। अब वो किसी गरीब को कर्जा तो देगा नहीं। आप जाए ना क्या कहते हैं बैंक में, अब बैंक वाले आपसे 10 किस्म की श्योरिटी मांगते हैं कि ये भी बताएं, ये भी बताएं, ये बताएं। अब एक चीज, दूसरी चीज, अगर वो 2 साल तो किस्तें अदा कर लेता है, मतलब जो हम बात करते हैं कि लो इनकम वाले लोग जो कि सैलरी बेस है 3-4 साल बात कर लेता है, गवर्नमेंट की जॉब तो इतनी ज्यादा नहीं है। अब वो प्राइवेट सेक्टर में अगर 2-3 साल बाद वो उसको जॉब को कोई खतरा होता है या वो जॉब से निकल जाता है, इसका मतलब है उसके 2-3 साल की इन्वेस्टमेंट तो जाया गई। अब उसने जो डाउन पेमेंट पे की हुई थी 2 साल में, उसमें जो उसमें इंटरेस्ट रेट पे किए हुए थे या किस्तें पे की हुई थी, वो तो उसके जाया गई। तो इसके मतलब क्या श्योरिटी होगी लोगों को? ये इतना सिंपल नहीं है कि जिसको हम कह लेंगे जी आज हम चलाएंगे तो कल सारा सिस्टम रिवाइज हो जाएगा। असल जो चीज है आपने फंडामेंटल्स को देखना है कि जहां पर आप लोगों को साथ लेके चलें। अगर आपने गरीबों की बात करनी है या फिर लो इनकम की बात करें, आप लो इनकम पहले डिफाइन करें। अब लो इनकम कहते हैं किसको है? आप देखेंगे, अगर हम बात करते हैं हम कि जिसका 1 लाख रुपया तनख्वाह भी है वो महीने में पूरा नहीं उसका पड़ता, उसके बच्चों की फीस जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट तो जिनके स्कूल सिस्टम से फारिग हो चुकी है। अब प्राइवेट स्कूल हैं जो सबसे ज्यादा तालीम देते हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, आप स्टैटिस्टिक निकाल के देख ले, रोज दूसरे दिन अदालतों में वालिदैन धक्के खा रहे हैं जी हमारे फीसें बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया शकील साहब। अब्दुर्रहमान साहब, मसाइल तो हैं यकीनी तौर पर, और सारा मकसद ही यही था कि अगर ये घरों की तामीर हो जाती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी खड़े करने वाली बात, तो रोजगार मिले ताकि जो गरीब मजदूर हैं, डेली वेजर्स हैं और आवाम को रिलीफ मिले। आपको लगता है वाकई कि इस तमाम प्रोसेस से एक तो रिलीफ मिलने जा रहा है और लोगों को इसका वाकई हकीकी मायनों में फ़ायदा होगा या कॉम्प्लिकेशंस मज़ीद बढ़ेंगी? देखें, कोई भी अगर
लॉ इन्फोर्स किया जाता है, कोई नई चीज़ लाई जाती है तो उसके अंदर हमेशा ये खदशात तो रहते हैं कि उसमें कहीं कोई ऊंच नीच होने का चांसेस है। जहाँ तक 2007 और 2008 के इंसिडेंट का, अमेरिका का जो जिक्र किया मेरे दोस्त ने, तो देखिए उसमें सबसे अहम बात ये थी कि अमेरिकन जो लेंडिंग सिस्टम है ना, दैट्स वेरी एग्रेसिव। अच्छा, उनकी उस एग्रेशन ने बड़ा सत्यानाश मारा उनके बैंक्स का, बगैर सिक्योरिटी, बगैर इसको वो लोन देते गए और वो लोन टू वैल्यू जो इक्विटी रेशो और लोन टू इक्विटी रेशो उसका था, उन्होंने बहुत कम डाउन पेमेंट्स के ऊपर लोन दिए। ठीक है, उसी जगह बराबर में कनाडा है। कनाडा भी ब्रिटिश कॉलोनी था, उनका बैंकिंग सिस्टम प्रीटी मच हमारे यहाँ के बैंकिंग सिस्टम की तरह है, वो स्ट्रॉन्ग था, उनको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है ना। तो अब ये हमारे यहाँ एक चीज़ आने से पहले हम उसके ऊपर अगर ये कहना शुरू कर दें कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, तो देखिए वो एक शेर है ना कि इरादे मानता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो बात ये कि एक चीज़ होनी चाहिए ना। मैंने आपसे अर्ज किया कि अभी जो हम बात कर रहे हैं, अभी जो चीज़ भी हम कह रहे हैं, सब चाहे वो शकील रामी साहब कह रहे हो, मेरे दोस्त बहुत माशाल्लाह उनकी नॉलेज है और माशियात के ऊपर उबूर है, तो अभी अंदाजे कायम कर रहे हैं। देखिए अभी एक ऑर्डिनेंस जो आया, उस ऑर्डिनेंस के अंदर अभी तो बहुत क्लैरिटीज़ की ज़रूरत है। उन क्लैरिटीज़ के आ जाने के बाद, अभी नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के बन जाने के बाद, उनके बायलॉज बन जाने के बाद ये तमाम चीज़ें ओपन होंगी, तो शायद वो बेहतरीन वक्त होगा इसको डिस्कस करने का। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, तो मॉर्गेज सिस्टम में ये होता ये है कि वो आपकी और कोई सिक्योरिटी हो या ना हो, लेकिन वो करते हैं आपको जो फाइनेंसिंग है, वो फाइनेंसिंग करते हैं उस पर्टिकुलर यूनिट के अगेंस्ट जो आप खरीद रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो असल में जॉब सिक्योरिटीज भी नहीं ना, और फिर आप अगर वंस अगैन अगर वही वाली प्रैक्टिस शकील रामी साहब कहते हैं कि वो नहीं पे करता 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो वहीं आके वो खड़ा हो जाता है। यहाँ तो लेकिन मेरे ख्याल में प्राइवेट जॉब्स लोग ज्यादा करते हैं जहाँ सिक्योरिटी, मेरा ख्याल है जॉब इनसिक्योरिटी की जहाँ तक बात की जाए तो मैं नहीं समझता कि नॉर्थ अमेरिका से ज़्यादा कहीं इनसिक्योर होती है जॉब, इसलिए कि वहाँ हायर करना और फायर करना कोई बड़ा अहम मामला है ही नहीं। अच्छा, वो लोग जो ऑड जॉब्स कर रहे होते हैं वो भी मॉर्गेज के ऊपर मकान लेते हैं 10-15% पेमेंट करने के बाद, लेकिन वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, उनको ये पता है, उसमें लोग क्या करते हैं कि अगर फर्स्ट कर लीजिए उन्होंने सिंगल स्टोरी मकान है, उस सिंगल स्टोरी मकान को डबल स्टोरी मकान है तो उन्होंने एक पोर्शन किराए पर उठा दिया, एक पोर्शन वो खुद रहे, कुछ किराए से कंट्रीब्यूशन आ गया, कुछ उनकी इनकम में से चला गया। तो देखें बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं जिनको अडॉप्ट किया जा सकता है। आधे से ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका में जो हमारे पाकिस्तानी फैमिलीज आबाद हैं कनाडा और अमेरिका में, उन्होंने ये किया हुआ है कि अगर वो एक घर के मालिक हैं तो उसके बेसमेंट को उन्होंने किराए पे उठाया हुआ, और बेसमेंट से जो आता है, ये पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि ऐसा होगा क्योंकि लोगों के पास इतनी ज्यादा इनकम नहीं है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब, आपने भी हमें वक्त दिया। उम्मीद यही है कि जितना भी रिलीफ दिया जा रहा है टैक्स छूट की बात या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खड़ा करने की बात, कि इससे आवाम को बराह रास्त फायदा पहुंचाना है, वो हमें आता हुआ नजर दिखाई दे, तो इन इकदाम को यकीनी तौर पर सराहा जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे कोरोना जो सूरत हाल है वो संगीन होती जा रही है। अब जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से हमने ज़्यादातर देखा कि जो तलबा हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, टीचर्स इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं, वो भी वाया इंटरनेट दे रहे हैं फ्रॉम देयर होम। तो हो क्या रहा है कि इंटरनेट एक तो यूजेज बढ़ गई है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो स्पीड है उसका बड़ा मसला है, क्योंकि सुस्त इंटरनेट की वजह से क्लासेस में बच्चों का नुकसान होता है, वर्क फ्रॉम होम वो मुतासर होता है। तो क्या वजह है कि हमारे यहाँ जो इंटरनेट स्पीड है उस पर उस तरीके से काम नहीं हुआ? और फिर 2001 में भी हमने देखा था कि पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्सों में कहा गया था कि इंटरनेट की सहूलियात मुयस्सर कर दी जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद अब तक हम देख रहे हैं कि उनको उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया गया। दुनिया 5G की तरफ बढ़ रही है, हमारे यहाँ जो 4G कनेक्शन है अभी तक वही स्टेबल नहीं है। बात करते हैं, डॉक्टर शाहिद अलवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि ओनर है ब्रेन टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड के। वेलकम टू द शो डॉक्टर शाहिद अलवी साहब। शाहिद साहब, ये जो हम सूरत हाल देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है, इस वक्त ज़्यादातर लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कामों के लिए भी और वैसे भी, तो ये जो स्लो इंटरनेट का मसला है ये इतना ज़्यादा क्यों है और हमारे यहाँ अभी तक इसको इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका, क्यों? देखिए, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस पैदा हुई हैं कोरोना की वजह से वर्ल्ड वाइड, और जिसकी वजह से तमाम दुनिया में ही इंटरनेट की स्पीड जो है इस वक्त अफेक्टेड है और स्लो है। ये नहीं कि अमेरिका में अगर इंटरनेट की स्पीड हम आज बैठ के यहाँ सोचेंगे वो दुरुस्त है तो वो दुरुस्त नहीं है, या जैसे पहले थी वैसे नहीं है। और उसकी वजह यही है कि ओवर यूज है, हर जगह के ऊपर ही वर्क फ्रॉम होम है, और वर्क फ्रॉम होम से ज्यादा
लोगों ने इंटरनेट को इस वक्त एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ है। उसमें सबसे जो बड़ी एप्लीकेशन है जो लोग आमतौर पे यूज कर रहे हैं वो है नेटफ्लिक्स जो है वो बहुत ज्यादा मेमोरी बैंडविड्थ हंग्री होती है और उसमें इतनी ज्यादा बैंडविड्थ यूज होती है कि वो जब लोग मूवीज देखते हैं एक घर में 4 टीवियां, चारों पे वो नेटफ्लिक्स चल रही है और सब लोग घर पे हैं, तो वो आपको फिर वो स्लो तो होगी। अच्छा, उसकी दूसरी वजह ये है कि जब कोरोना से पहले जब बहुत सारे मर्द हजरात ऑफिस में होते थे, वहां पर होती है डेडिकेटेड लाइन पे बहुत ज्यादा स्पीड होती है, वो बहुत एक्सपेंसिव भी होती है, उसको कंपनीज पे कर रही होती हैं और वहां पर सबको स्पीड बहुत तेज मिलती है। और जो घरों में इंटरनेट होता है वो 4 MB के करीब होता है आमतौर पे, और वो उस पे स्पीड जो होती है वो काफी कम होती है और घरों में खवातीन यूज करती हैं या बच्चे यूज करते हैं। लेकिन अब जब मर्द हजरात घरों में बैठ गए और उन्होंने नेटफ्लिक्स भी यूज करना शुरू किया, वर्क फ्रॉम होम भी यूज करना शुरू किया और इसके अलावा और बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो यूज करनी शुरू की, तो स्पीडें कम तो होना ही था। लेकिन अगर आप गौर करें तो व्हाट्सएप, अच्छा, हम ये देख रहे हैं डॉक्टर शाहिद साहब की कुछ कंपनीज ने सुपर 4G के तजुर्बात किए, 5G पर दुनिया में काम हो रहा है, लेकिन हम देखें तो अभी तक हमारे यहाँ तो 3G ही स्टेबल नहीं है, हमारे यहाँ तो वही सही से काम नहीं करता है। नहीं, ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा इससे मैं एग्री नहीं करूंगा। 4G बिल्कुल ठीक चल रहा है, उसकी टेस्टिंग और वो उससे मराहल से बहुत अच्छा पहले ही वो गुजर चुका हुआ है। और 4G बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी 4G और 3G के कनेक्शन स्टेबल नहीं है। वो जाहिर है बहुत सारे ऐसे जो हमारे ऐसे इलाके जो गांव वगैरह डिस्टेंस पे जो गांव हैं जो बड़े शहरों के नजदीक नहीं है, वहां पर जरूर 3G पे ही अभी काम चल रहा है। बहुत सारी जगहों पे 3G ही 4G पे स्विच नहीं होते क्योंकि वो जरा डिस्टेंस पे उनके टावर्स लगे होते हैं, इसलिए वो आपको स्पीड नहीं मिल सकती वहां पर। वो तो कोरोना से पहले भी ऐसे ही सिलसिले चल रहे थे और इसमें ये नहीं कि कोई कोरोना के बाद कोई चेंज इसमें आई है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर शाहिद अली साहब, क्या कंपनीज किस तरीके से जो है ना वो फैसिलिटेट करती हैं कि क्या जहां पे ज़्यादा यूज़र्स होते हैं वहां पर टावर्स वगैरह एस्टेब्लिश किए जाते हैं ताकि कनेक्शन में प्रॉब्लम ना हो, या फिर क्या पॉलिसी होती है, डिस्टेंस वाइज होता है, किस तरह से इसको करते हैं? डेफिनेटली जहां पर यूजर्स ज्यादा होते हैं वहां पर जो टावर्स की डेंसिटी होती है वो भी ज्यादा होती है, क्योंकि एक टावर जो होता है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ यूजर्स को ही एंटरटेन कर सकता है। अगर कोई गांव है और वहां पर टावर्स की वो डेंसिटी तो नहीं होगी जो शहरों में होती है, बड़े शहरों में जैसे होती है, तो वहां पर लामहला आपको कनेक्शन बाजू का सिग्नल वीक भी मिलता है। और लेकिन ऐसा काफी कम है, जितनी भी ये सेलफोन कंपनीज हैं इन्होंने काफी अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव किया है और पाकिस्तान में खासतौर पे बहुत ही हम और मुल्कों में भी मैं जाता रहता हूँ तो मैं उसका एक्सपीरियंस करता हूँ। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इस वक्त सेलफोन कंपनीज बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं और इसमें और मुल्कों की निस्बत इसकी प्राइस भी बहुत ही कम है, तो ऐसी इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मसला है। तो शायद अलवी साहब एक और चीज़ ये है कि क्या कोई ऐसे कवानीन और जवाबित बनाए गए हैं जो इंटरनेट सर्विसेज के मयार को चेक करने के बाद कंपनी से भी आप सवाल कर सकें, पूछ सकें और बेहतर सर्विसेज को यकीनी बना सके? डेफिनेटली हमारे यहाँ जो पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, PTA जिसको हम कहते हैं, वो इस मामले में काफी जोर देती रहती है। वो मंथली फिगर्स मांगते हैं कि आपके पास कितने यूजर्स हैं, कितनी बैंडविड्थ है, और वो हर कंपनी को हर महीने अपडेट करना पड़ता है PTA को। तो PTA अपना रोल बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है, अदा कर रहा है और उसमें जो है मेरा ख्याल है वो किसी सूरत में भी मोबाइल फोन कंपनीज को भी और इंटरनेट कंपनीज को स्पेयर नहीं करते कि वो क्वालिटी के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद अलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।